एक लड़का बिना किसी यादों के एक जंगल से निकलता है। ना नाम, ना घर, ना कोई पहचान। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि उसके पेट पर नाभि तक नहीं है और ये सोता भी नहीं है। लड़का कौन है? क्या ये किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है या फिर कोई ऐसी मिस्ट्री जो दुनिया से छुपी हुई थी? आज हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त साइंस फिक्शन मिस्ट्री जो हर एपिसोड के साथ और भी इंटरेस्टिंग होती जाती है। कहानी शुरू होती है। बिना कपड़ों के एक लड़का अजीब से लिक्विड में लथपथ जंगल के बीच पड़ा है। पहली नजर में लगता है जैसे किसी कॉलेज के लड़कों का मजाक का हिस्सा हो, लेकिन सच कुछ और ही है। लड़का न सिर्फ ये भूल चुका है कि वो कौन है, बल्कि ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। कुछ देर भटकने के बाद वो शहर की तरफ बढ़ता है, शायद वहां कोई उसकी मदद कर सके। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, वो बिल्कुल नंगा है। उसकी आंखों में हर चीज नई दिख रही है, जैसे सब कुछ पहली बार देख रहा हो। लोगों को हैरान करते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। उसे गिरफ्तार कर डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है, सड़क पर बिना कपड़ों के घूमने और लोगों को अश्लीलता दिखाने के जुर्म में। अब ना वो लड़का अपना नाम जानता है और ना ही पुलिस की बातें समझ पा रहा है। ऑफिसर्स उसका एक नाम रख देते हैं, काइल। काइल को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। पूरी जांच के दौरान दो अजीब बातें सामने आती हैं। पहली, उसका शरीर एकदम परफेक्ट है, ना कोई झुर्री है और ना कोई पिंपल। दूसरी सबसे बड़ी बात, उसके पेट पर नाभि नहीं है। ये देखकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। जब तक उसके टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, काइल को डाइनिंग हॉल भेज दिया जाता है। वहां वो दूसरे लड़कों को खाते हुए देखता है और उनकी नकल करने की कोशिश करता है, जैसे उसे खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एक लड़के की नकल करता है, लेकिन इससे वो लड़का गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि काइल उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। बाद में जब सब लड़के यार्ड में होते हैं, वही लड़का काइल के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। काइल गिर जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसके अजीब बिहेवियर को देखकर गार्ड समझ नहीं पाते कि क्या करें। वो सेंटर की साइकाइट्रिस्ट निकोल को बुलाते हैं, जो काइल से सवाल करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो एक अजीब लड़का है, लेकिन बिल्कुल मासूम। उसे ना दुनिया के तरीके पता है, ना लोगों के रीति रिवाज, लेकिन जो भी करता है उसमें एक नेचुरल टैलेंट दिखता है। निकोल उससे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहती है और काइल जैसे कोई प्रिंटर एकदम परफेक्ट स्केच बना देता है दो लोगों का जो उसने जंगल में देखा था, एक दूसरे के बहुत करीब। वो शायद लवर्स थे जो अकेले रहना चाहते थे। काइल का बिहेवियर बिल्कुल शांत है, कोई एग्रेशन नहीं दिख रहा। इसीलिए निकोल उसे अपने घर ले जाने का फैसला करती है, ताकि वहां कुछ और टेस्ट्स करके ये समझ सके कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। उसे शक है कि काइल किसी बड़े हादसे से गुजरा है, शायद इसी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं। काइल का पास्ट एक बड़ी पहेली है, शायद उसका दिमाग पुरानी यादों को भूल चुका है। निकोल के घर पर काइल को देखकर लॉरी एकदम चौंक जाती है। वो नहाकर टॉवल में बाहर आती है और एक अनजाने लड़के को सामने देखकर घबरा जाती है। दोनों एक पल के लिए चुप रहते हैं। काइल तो जैसे किसी और दुनिया में ही खोया रहता है। लॉरी भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका मन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में लगा होता है। थोड़ी देर बाद काइल घर के बाहर जाता है। उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है और वो बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ता है। तभी उसे पड़ोस के घर से मधुर संगीत सुनाई देता है। जब वो अंदर जाता है तो एक लड़की अमांडा से मुलाकात होती है। अमांडा की मधुर संगीत सुनते ही काइल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तभी अमांडा उसकी तरफ मुड़ती है और उसका डरा हुआ चेहरा देखकर काइल घबरा जाता है। वो तेजी से वापस भागता है और जाकर बाथरूम के बाथटब में छुप जाता है। इसी बीच लॉरी का भाई जॉश एक एडल्ट मैगजीन लेकर अंदर आता है। वो मजे से तस्वीरें देख रहा होता है, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं होता कि बाथटब में एक और आदमी छुपा बैठा है। जैसे ही जॉश की नजर काइल पर पड़ती है, वो जोर से चिल्लाता है और सीधा अपनी माँ के पास भाग जाता है। लेकिन भागने की जल्दी में वो मैगजीन वहीं छोड़ देता है। जॉश को डांटने के बाद निकोल को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। जब वो खोलती है तो सामने अमांडा की माँ कैरल खड़ी होती है, गुस्से से भरी हुई। उसे आज के हादसे का हिसाब लेना है। कैरल सुबह अपनी बेटी के साथ काइल को समझाने आई थी, लेकिन जब वो उससे कहती है कि सच बताए, तो अमांडा और काइल एक दूसरे को एक अजीब मोहब्बत भरी नजर से देखने लगते हैं। ताकि बात और न बढ़े, कैरल वहां से चली जाती है और अमांडा भी अपने कमरे में लौट जाती है। उसी रात जब स्टीफन वापस आता है तो निकोल उससे काइल से मिलवाती है और बताती है कि ये कुछ दिन यहाँ रुकने वाला है। रात के खाने के दौरान एक अजीब लेकिन हैरान करने वाली बात होती है। काइल पहली बार बोलता है, पर जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं वो काफी बदतमीजी से भरे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो उसने डिटेंशन सेंटर के लड़कों से सुने थे। फिर बिना सोचे समझे वो वही बातें दोहराने लगता है जो लॉरी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर कह रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है
और सबको एक झटका लगता है जब पता चलता है कि लॉरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी, वो भी बिना माँ बाप की मर्जी के। निकोल के दोनों बच्चों का गुस्सा काइल पर अभी भी बरकरार था, लेकिन रात बिना किसी और हादसे के खत्म हो गई। अगली सुबह निकोल काइल को अपने ऑफिस ले जाती है ताकि उसकी काउंसलिंग जारी रख सके। जॉश भी मौका देखकर काइल को सवालों की एक लिस्ट दे देता है जो उसे स्कूल के लिए हल करनी थी। लेकिन जब काइल बिना किसी दिक्कत के सारे सवालों के सही जवाब दे देता है तो जॉश और निकोल दोनों हैरान रह जाते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि काइल न तो बेवकूफ है और न ही उसकी समझ में कोई कमी है, बल्कि उसकी अजीब हरकतों के पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। जब काइल का IQ टेस्ट का रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। उसका स्कोर 400 था। ये देखकर डॉक्टर्स ने और टेस्ट्स करने का फैसला किया। जब उन्होंने काइल का MRI स्कैन किया तो पता चला कि उसका दिमाग इंसानों से कई गुना ज्यादा डेवलप हो चुका है। उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी तेज थी कि या तो वो एक एलियन हो सकता था या एक इंसानी रोबोट। रात को निकोल काइल को वापस घर ले आई और जॉश के साथ रूम शेयर करने को कहा। जॉश को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कंप्लेन करता तो उसका अपना पनिशमेंट और बढ़ जाता। रात के बीच जब सब सो रहे थे, काइल ने दरवाजा खुलते सुना। उसने देखा कि लॉरी चुपके से घर से निकल रही थी। क्यूरियस होकर काइल उसके पीछे चल पड़ा और देखा कि लॉरी एक पार्टी में पहुंच चुकी थी। वहां का माहौल देखकर काइल भी उसमें बह गया और जल्दी ही नशे में धुत हो गया। ज्यादा पीने की वजह से उसे उल्टी हो गई, लेकिन क्योंकि उसे शर्म का कोई एहसास नहीं था, वो बिना किसी फिक्र के पार्टी कंटिन्यू करता रहा। लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई। एक ऑफिसर लॉरी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइल बीच में आ जाता है। उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और वो सांप जैसा आवाज निकालने लगता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन जब ऑफिसर उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है तो काइल तुरंत हट जाता है। ऑफिसर गुस्से में अपना डंडा निकालता है ताकि काइल को सबक सिखा सके, लेकिन काइल न सिर्फ उसके वार से बचता है बल्कि उसे ऐसे शर्मिंदा करता है कि सब जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। ऑफिसर बेइज्जती सह नहीं पाता और हार मानकर वहां से चला जाता है। उस रात काइल लॉरी को सेफली घर ले आता है। अगले दिन वो अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है और पूरी फैमिली का दिल जीतने लगता है। सबसे पहले वो स्टीफन का कंप्यूटर रिपेयर करता है और उसके वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वापस दिला देता है जो वो महीनों पहले खो चुका था। फिर वो जॉश का रूम साफ करता है और उसकी पसंद की एक नई मैगजीन भी ले आता है। इन छोटी छोटी चीजों से काइल ने धीरे धीरे पूरे घर का प्यार जीत लिया। निकोल ये देखकर सोचती है कि जब तक उसके पास्ट का राज नहीं खुलता तब तक वो उसे टेम्पोरेरीली अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि काइल रातों को सोता नहीं था। उसका बिहेवियर और भी अजीब होने लगा। वो रातों को बिना नींद के कराटे प्रैक्टिस करता रहता, बिना किसी थकान के। और सबसे अजीब बात, जो भी चीज हाथ लगती बिना सोचे समझे खा लेता, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ। एक दिन जब काइल यार्ड में था, एक वैन वाला आदमी उस पर नजर रख रहा था। पहले तो काइल ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसे हर जगह वही आदमी दिखने लगा। अब ये क्लियर हो चुका था, कोई उस पर नजर रखे हुए है। कुछ दिनों बाद निकोल काइल को एक डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी वो हैरान रह गया। काइल का बॉडी बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे उसने कभी कोई चोट भी ना खाई हो। उसके दांत भी एकदम नए थे, बिना किसी कैविटी या डैमेज के। और सबसे शॉकिंग बात, उसका ब्रेन एक्टिविटी एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा था। डॉक्टर के पास इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उस रात डॉक्टर्स ने काइल को नींद की गोली दी ताकि वो आराम से सो सके, लेकिन छुपा हुआ राज तब सामने आया। नींद की गोली खाने के बाद भी काइल पूरी रात जागता रहा। इस बार वो अपने कमरे में नहीं बल्कि यार्ड में था, बस आसमान के तारे देख रहा था। स्टीफन को लगा कि शायद काइल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जो खर्च करनी चाहिए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो काइल को रनिंग पर ले जाएगा। स्टीफन एक समय पर खुद एक रनर था और उसे यकीन था कि वो काइल को थका सकता है, लेकिन स्टीवन का आइडिया उल्टा पड़ गया। काइल किसी ओलंपिक एथलीट की तरह दौड़ रहा था और अंत में थकने वाला स्टीवन खुद था, काइल नहीं। थकान और गुस्से के मारे स्टीवन वापस घर जाता है और निकोल से बहस करने लगता है। स्टीवन ने कहा कि काइल इंसान नहीं है और उसे वापस उस जगह जाना चाहिए जहां से वो आया है। ये बातें काइल ने खुद सुनी, इससे उसका दिल टूट गया और वो बिना किसी को बताए घर से भाग गया। स्टीफन ने हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काइल कहीं नहीं मिला। पुलिस को भी कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक 24 घंटे नहीं होते वो कुछ नहीं कर सकते। रात को निकोल को अपने बेड के पास वाली टेबल पर काइल के बनाए कुछ ड्राइंग्स मिली। उनमें एक जगह बनी थी जिसे निकोल पहचानती थी। बिना वक्त गवाए स्टीफन और निकोल टॉर्चेस लेकर वुड्स की तरफ निकल पड़े। आखिरकार उन्हें काइल वहीं मिल गया, वही जगह, वही तरीका, बस तारे देखते हुए खड़ा था, जैसे अपने घर को याद कर रहा हो। घर वापस आने के बाद स्टीफन ने अपनी गलती मानी और काइल से माफी मांगी।
उसने उसे गर्म पानी से नहाने का प्रस्ताव दिया। वहीं जब काइल ने पहली बार रेडियो सुना, उसके सिग्नल्स के बीच आने वाली व्हाइट नॉइज ने उसे शांत महसूस करवाया और उस रात पहली बार इतने दिन बाद काइल को नींद आ गई। अगले दिन कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। पुलिस का एक फोन आता है निकोल के लिए। उनका कहना था कि उस जगह के पास जहां काइल मिला था, एक इंसानी ढांचा पाया गया है। ये सुनकर निकोल चौंक जाती है। पुलिस का कहना था कि काइल एक कातिल भी हो सकता है, इसलिए उससे संभल कर रहने की जरूरत है। एजेंट टेलर ने निकोल को बताया कि जो हड्डियां मिली हैं, उनमें किसी तेजी से जलने वाले पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है, मतलब मौत रीसेंट है। साथ ही कुछ स्किन सैंपल्स भी मिले हैं जिन्हें एनालाइज किया जा रहा है। टेलर काइल से तुरंत सवाल जवाब करना चाहता था, लेकिन निकोल किसी तरह बात टाल देती है, कम से कम तब तक जब तक काइल उठ नहीं जाता। अगली सुबह जैसे ही काइल उठता है, वो टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन एंटेना खराब होती है। बिना किसी देरी के वो सीधे छत पर चढ़ जाता है और एंटेना को रिपेयर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आने लगता है, वो छत से कूद जाता है और ये सब कुछ अमांडा अपनी आंखों से देख लेती है। अमांडा ये सब देखकर घबरा जाती है। वो सोचती है कि काइल छत से गिरकर चोटिल हो गया होगा, इसलिए उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गाड़ी सीधा जाकर कचरे के बड़े डिब्बे से टकरा जाती है। तभी काइल बिना किसी चोट के उसके सामने आ जाता है। अमांडा ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि काइल काफी ऊंची जगह से गिरा था, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। कैरल, जो पहले ही काइल को पसंद नहीं करती थी, गुस्से में आ जाती है। उसके लिए गाड़ी का डैमेज ज्यादा बड़ी बात थी। गुस्से से वो अमांडा को धमकाती है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लेगी, लेकिन तभी काइल आगे बढ़कर सारी गलती अपने सर ले लेता है। ये देखकर कैरल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चीख पड़ती है, मेरी बेटी से दूर रहो। उसी रात स्टीवन घर लौटता है और निकोल से अकेले बात करने को कहता है। वो बताता है कि पुलिस ने एक और चौंकाने वाली बात बताई है। जिस दिन काइल मिला था, उसी दिन एक आदमी भी लापता हो गया था। अब निकोल और स्टीफन और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जो भी हो, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी सारी बातें एक और इंसान सुन रहा है। वही आदमी जो दिन भर काइल का पीछा कर रहा था। वो एक रिमोट माइक्रोफोन के जरिए उनका पूरा कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। अगले दिन सुबह निकोल जब लड़कों का रूम साफ कर रही होती है, तो उसे काइल के बनाए हुए कुछ ड्राइंग्स मिलते हैं। इन ड्राइंग्स में एक पैटर्न होता है। जब वो उन्हें ध्यान से देखती है और साथ में जोड़ती है, तो उसे एक सिंबल दिखाई देता है, वही सिंबल जो क्राइम सीन पर मिला था। अब ये कंफर्म हो जाता है कि काइल वहां मौजूद था और हो सकता है कि उसका कोई कनेक्शन हो। दूसरी तरफ अमांडा ने लाइफगार्ड की नौकरी ले ली है। काइल, जो उसे पसंद करने लगा है, उसका ध्यान खींचने के लिए स्विमिंग पूल में जंप करने का प्लान बनाता है ताकि अमांडा उसे बचा सके, लेकिन छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। लोग उस पर हंसने लगते हैं। उसका प्लान एक बड़े शर्मिंदगी में बदल जाता है। उसी दिन शाम को अमांडा निकोल के घर आती है ये देखने के लिए कि क्या काइल ठीक है। निकोल उसे अंदर आने देती है, लेकिन जब अमांडा उसके रूम में जाती है तो पता चलता है कि काइल वहां नहीं है। उसी वक्त अमांडा को काइल के सारे ड्रॉइंग्स दिख जाते हैं जो उसने उसके बनाए थे। ये देखकर उसे लगता है कि काइल उससे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। लेकिन अगले दिन अमांडा फिर से काइल को पूल में देखती है। इस बार वो उससे मदद मांगता है ताकि वो स्विमिंग सीख सके। कुछ बेसिक टिप्स मिलने के बाद काइल पानी में इस तरीके से तैरने लगता है जैसे कोई एक्वामैन हो। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और अमांडा भी हैरान रह जाती है। वहीं से अमांडा उसे इनवाइट करती है कि जब उसके पेरेंट्स घर पर न हो तो वो दोनों साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब दोनों उसके घर पहुंचते हैं तो अमांडा अपने फादर के कुछ ड्राइंग्स निकालती है जो हाल ही में गुजर चुके हैं। हैरानी की बात यह थी कि उनके ड्राइंग्स और काइल के बनाए गए स्केचेस एक जैसे लग रहे थे। यही वजह थी जो अमांडा ने उसे वहां बुलाया था। बाद में काइल ने सोचा कि वो अमांडा के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट बनाएगा। उसने अपने और अमांडा के फादर के आर्ट स्टाइल को मिलाकर एक कमाल का पोर्ट्रेट बनाया। अब बस उसे हिम्मत जुटाकर ये गिफ्ट अमांडा को देना था। उसी शाम एक पार्टी में जहां वो अमांडा से मिलने वाला था, उसका प्लान बिल्कुल बिगड़ गया। अमांडा पार्टी में अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ आई, जो काइल के लिए एक बड़ा झटका था। उसका पूरा प्लान, जो उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए बनाया था, तबाह हो गया। उस रात घर वापस आकर काइल बहुत उदास था। वो बस एक ही चीज सोच रहा था, वो कौन है, क्यों उसकी यादों में सिर्फ वो जंगल और तारे हैं। अगले दिन निकोल ने उसे बताया कि उसने एक दोस्त को बुलाया है जो हिप्नोसिस के जरिए उसकी यादों को जानने की कोशिश करेगा। काइल इस बात पर तैयार हो गया और सेशन शुरू हो गया। हिप्नोसिस के दौरान काइल अपने दिमाग में उस रात के जंगल के सीन में वापस पहुंच जाता है। वहां वो वही आदमी देखता है जो हमेशा उसका पीछा कर रहा था। ये आदमी किसी दूसरे शख्स से लड़ रहा था। फिर अचानक वो आदमी उस दूसरे आदमी पर गोलियां चला देता है और भाग जाता है। तभी काइल उसका नाम पुकारता है, टॉम फॉस। ये नाम सुनते ही निकोल का दिमाग घूम जाता है। उसे याद आता है कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तब उसने ये नाम सुना था।
टॉम एक नया ऑफिसर है जो कुछ ही दिन पहले इस शहर में आया है। ये बात और भी ज्यादा सवाल उठाती है। निकोल काइल से कहती है कि जो भी उसने देखा उसका एक स्केच बनाए। काइल बिना किसी गलती के एक परफेक्ट पोर्ट्रेट बना देता है और उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। कुछ दिन बाद वही चेहरा अखबार में छपता है। उस आदमी का नाम फेल्डमैन था, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो ह्यूमन मेमोरी का एक्सपर्ट था। अब ये कंफर्म हो गया था कि जंगल में मिले हड्डियां फेल्डमैन की ही थीं। अब सवाल ये था, फेल्डमैन का काइल से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब ढूंढने के लिए काइल यूनिवर्सिटी जाने का फैसला करता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद एक बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही काइल एक फोटो देखता है जिसमें फेल्डमैन के स्टूडेंट्स दिख रहे होते हैं, उसका दिमाग हिल जाता है। उसी फोटो में एक लड़का खड़ा है जो और कोई नहीं बल्कि खुद काइल है। लेकिन जब फेल्डमैन की असिस्टेंट हॉली से पूछा जाता है तो उसे काइल के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। वो कहती है कि उसने सालों तक प्रोफेसर के साथ काम किया है लेकिन उसने कभी भी काइल को नहीं देखा। काइल उसे फोटो दिखाता है। हॉली थोड़ी कंफ्यूज्ड लगती है लेकिन फिर भी वो मान जाती है कि काइल के साथ कुछ मेमोरी टेस्ट्स किए जाएं। और यहाँ एक और शॉकिंग बात सामने आती है, काइल हर एक टेस्ट में 100% स्कोर करता है। हॉली हैरान रह जाती है, ऐसा पहली बार हुआ था। एक्साइटमेंट में वो बताती है कि फेल्डमैन की रिसर्च इंसानी दिमाग की लिमिट्स को तोड़ने के बारे में थी। इंसान सिर्फ अपने दिमाग का 10% ही यूज करता है, लेकिन फेल्डमैन ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर किसी तरह पूरा दिमाग एक्टिवेट किया जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। और अब एक बात पक्की थी, काइल इस रिसर्च का जीता जागता सबूत था और हो सकता है कि इसी वजह से फेल्डमैन की जान ली गई हो। हॉली उन्हें फेल्डमैन की विडो के पास ले जाती है जो उन्हें उसके कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने की परमिशन देती है। वहां काइल और लॉरी एक और चौंकाने वाली डिस्कवरी करते हैं, कुछ ड्राइंग्स जिनमें वही मिस्टीरियस सिंबल बना होता है जो क्राइम सीन पर मिला था। लेकिन इसके अलावा एक और बात उनका ध्यान खींच लेती है, कई जगह एक ही नंबर बार बार लिखा गया है। उन्हें लगता है कि ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। ये जानने के लिए कि ये नंबर किस जगह को रिप्रेजेंट करते हैं वो इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। तभी स्टीफन का फोन आता है। वो चिंता में उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। लॉरी अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन कोऑर्डिनेट्स की सच्चाई पता करें। कुछ मिनट्स बाद स्टीफन वापस कॉल करता है। जो उसने बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कोऑर्डिनेट्स एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के हैं जो मिलिट्री के कंट्रोल में है। मतलब ये सिर्फ एक आम जगह नहीं बल्कि एक बहुत ही सीक्रेट और हेविली गार्डेड फैसिलिटी है। इसका सच जानने के लिए फेल्डमैन के एक स्टूडेंट डेक की मदद से काइल फैसिलिटी के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है। वहां से काइल अकेला आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो सिक्योरिटी फेंस के ऊपर से जंप करता है। एक मास्क पहना आदमी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ उसके रातों की कराटे प्रैक्टिस काम आती है। काइल अपना डिफेंस करता है और उस आदमी का मास्क उतार देता है। जो चेहरा सामने आता है वो उसके होश उड़ा देता है। ये वही आदमी है जिसे उसने पहले भी देखा था। काइल को याद आता है कि यही आदमी उस रात वहां था जब गोलियां चली थीं। लेकिन टॉम फॉस जो सबको एक आम आदमी लग रहा था असल में कुछ और ही था। वो काइल से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भरोसा रखो, टॉम फॉस कोई आम इंसान नहीं है। वो वार्न करता है, अगर काइल अपने पास्ट के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो उसकी नए परिवार की जान खतरे में आ सकती है। हर कदम जो तुम सच्चाई जानने के लिए उठाओगे वो तुम्हारे अपनों के लिए मौत का बुलावा बन सकता है। जाने से पहले टॉम फॉस एक आखिरी वार्निंग देता है, अगर तुमने अपनी तलाश नहीं छोड़ी तो वो लोग तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। उस मोमेंट पर काइल डिसाइड करता है कि उसे टॉम की बात मान लेनी चाहिए। वो तुरंत वहां से भाग जाता है, अपनी तलाश को यहीं रोकने का फैसला करते हुए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गवर्नमेंट स्टेशन के कैमरास ने काइल को देख लिया था और एक एजेंट ने उसका जिक्र एक्स प्रोजेक्ट के नाम से किया। जैसे ही निकोल घर लौटी उसने तुरंत काइल को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया ताकि उसकी चोटों का इलाज हो सके। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही एक अनजान कपल वहां आता है जो दावा करता है कि वो काइल के असली माँ बाप हैं। वो लोग कहते हैं कि वो अपने बेटे को लेने आए हैं। उनके पास तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि वो सच में काइल के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। डीएनए टेस्ट भी कंफर्म करता है कि काइल उन्हीं का बेटा है। लेकिन काइल को कुछ सही नहीं लग रहा। वो निकोल और अपने नए परिवार को छोड़ने से इनकार कर देता है। उसी रात काइल टॉम फॉस के पास जाता है। वो उससे सच जानना चाहता है, ये लोग यहीं अभी क्यों आए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वो लोग हैं जिनके बारे में टॉम ने वार्न किया था? टॉम घुमा फिरा के बात नहीं करता। वो सीधा काइल को एक सच बताता है, हाँ ये लोग वही हैं। ये लोग डीएनए एविडेंस को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर टॉम ये भी कहता है कि अगर काइल सच्चाई जानना चाहता है तो उसे एक सुरक्षित जगह चलना होगा। लेकिन जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं एक तेज आवाज गन शॉट की सुनाई देती है। काइल तेज रिफ्लेक्सेस से गोली से बच जाता है, लेकिन वो सीधा टॉम के कंधे में लगती है। अब दोनों को तुरंत वहां से भागना होगा। एक स्नाइपर उन पर बार बार गोली चला रहा है। कहीं मुश्किल से बचते बचाते वो एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वहां टॉम फाइनली काइल को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन सस्पेंस बनाए रखने के लिए हमें अभी कुछ भी नहीं पता चलता। अगली सुबह काइल वापस घर लौटता है।
वो अपने सो कॉल्ड बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलता है और कुछ अजीब कह देता है। वो कहता है, मुझे सब याद आ गया है, अब मुझे पता है कि तुम लोग सच बोल रहे हो। और सबको शॉक करते हुए वो कहता है कि वो उनके साथ घर जाने को तैयार है। काइल अपनी अडॉप्टिव फैमिली से अलविदा कहता है और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ चला जाता है, लेकिन जल्द ही सच सामने आता है। ये लोग असल में एक्टर्स हैं जिन्हें टॉम ने हायर किया था। अब वो लोग एक सीक्रेट ऑपरेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, जहां काइल को पूरी सच्चाई पता चलने वाली है। वहां उसकी मुलाकात एडम से होती है, जो एक बड़ा खुलासा करता है, तुम असल में एक क्लोन हो। काइल शॉक हो जाता है। एडम समझाता है कि प्रोफेसर फेल्डमैन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो इंसानों की कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए थी, लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेच दी और इसी वजह से अब ये एक जंग बन चुकी है। फिर एडम एक और बड़ी सच्चाई बताता है, काइल उसी का क्लोन है। एडम एक बिलियनियर है जो हमेशा जिंदा रहने का तरीका ढूंढ रहा था और चाहता था कि ह्यूमैनिटी अपनी लिमिट्स को पार करे, लेकिन अब उसकी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ हो रही है। और सबसे बड़ा झटका, काइल सिर्फ अकेला एक्सपेरिमेंट नहीं है। उसका फादर प्रोजेक्ट XX अभी गवर्नमेंट के कब्जे में है और उसका गैस स्टेशन स्टेज कंप्लीट होने वाला है। अब और भी ज्यादा परफेक्टेड क्लोन्स तैयार हो रहे हैं जो टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने के लिए एक जंग शुरू करने वाले हैं। इस सब के बीच काइल को एक नए मिशन पर भेजा जा रहा है। अब वो एडम के ऑर्डर्स के नीचे एक टीम का लीडर बन चुका है और इसी के साथ ये पहला सीजन खत्म होता है।